मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर 6 दैट इज योर कॉस्ट। ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सारा कंसेप्ट वो समझा चुकी हूँ। आपको कर्व शेड्यूल के थ्रू सब कुछ समझा चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज में बात करते हैं, हम पर यूनिट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टीएफसी बाय टोटल आउटपुट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो वेरी नहीं होती है। जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है, ठीक है, बदलता है, बढ़ता है। AFC falls with increase in output as TFC remains same at all level of output। अब ध्यान रखना कि AFC जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे AFC आपका घटता जाएगा, बट TFC हर लेवल पे सेम ही रहेगा। अब शेड्यूल में देखो, आउटपुट आपका 0 है, ठीक है, बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 5। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैं आपको समझाया था कि फिक्स्ड ही रहेगी, 12 12 12 12 12 फिक्स्ड है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अब एक बात बताओ, समथिंग डिवाइड बाय 0 वो अनडिफाइंड होता है, लेकिन 0 डिफाइंड बाय समथिंग वो 0 होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट इज अनडिफाइंड, then 12 divided by 1 12, 12 divided by 2 6, 12 divided by 3 4, 12 divided by 4 3, 12 divided by 5 is 2.40। तो ये आपका बेटा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपका ऐसे निकलता है। अब आप जब उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, देखो आपका 0 तो अनडिफाइंड है, तो 1 कितना है? 12 है। 2 कितना है आपका? 6 है। 3 कितना है? 4, 4 कितना है? 3 एंड 5th कितना है आपका बेटा? 2.40, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखो, आपने ये बना दिया, लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो आपका कर्व होता है AFC, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है, 1 मार्क में पूछ लिया जाए, किसी भी तरह से पूछ लिया जाए। आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा कर्व होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। AFC कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये। एज AFC फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे AFC घट रहा है ना। देखो आउटपुट बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 5 और हमारा AFC घट रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। AFC curve is a rectangular hyperbola that is area under the curve remain same at all point। जो भी एरिया उस कर्व के अंदर है वो सेम रहेगा सारे के सारे पॉइंट पे, ठीक है। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपको समझ में आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, TFC डिवाइड बाय Q निकलती है। और अगर 0 को समथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड, बट 0 डिफाइंड बाय समथिंग इज 0। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको रिमाइंड करनी है कि हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है आपका AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब बात करते हैं, AFC डज नॉट टच एनी ऑफ द एक्सिस। अब ये ना तो ये Y एक्सिस टच हो रहा है ना X एक्सिस टच हो रहा है। क्यों? क्या बात है भाई? AFC डज नॉट टच एनी ऑफ द एक्सिस एज AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि कोई भी एक्सिस टच नहीं करते हैं, क्योंकि AFC आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप का होता है। इट अप्रोचेस बोथ द axis, it gets nearer and nearer to the axis but never touch them। ये पास से पास में चली जाएंगी Y एक्सिस और X एक्सिस के, पर कभी भी टच नहीं करेंगी। रीजन सुन लो, AFC can never touch the X axis as TFC can never be 0। X एक्सिस पे अब पहले बात करते हैं, X एक्सिस पे क्यों टच नहीं होगा? क्योंकि आपका TFC कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब ये आपका क्या कभी 0 हो जाएगा? TFC हमारा फिक्स्ड रहता है, ये 12 12 12 चलता रहेगा। तो X एक्सिस पे टच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका TFC कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया आपको? AFC कर्व नेवर टच
the y-axis because at zero level of output TFC is a positive value and any positive value divided by zero will be infinite value. अब y एक्सिस पर टच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका जो जीरो लेवल पे आउटपुट होता है वो TFC पॉजिटिव होता है, ठीक है। जीरो लेवल पे आपका TFC पॉजिटिव होता है, ये देखो जीरो लेवल पे आउटपुट पे भी आपका TFC पॉजिटिव ही है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर जीरो से डिवाइड होगा तो वो आपकी इनफिनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। इसलिए y एक्सिस पे भी कभी टच नहीं होगा। समझ में आ गया? x एक्सिस पे क्यों टच नहीं होगा, y एक्सिस पे क्यों टच नहीं होगा, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? अब देखो, इट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टीवीसी बाय टोटल आउटपुट। अब आपने जब यहाँ पे किया था डिवाइड, वो कैसे किया था? टीएफसी डिवाइड बाय क्यू। ये कैसे निकालोगे? टीवीसी डिवाइड बाय क्यू, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, शेड्यूल देख लो। आउटपुट आपका 0 1 2 3 4 5, ठीक है। टीवीसी आपका 0 पे 0 रहता है, ठीक है। फिर आपका बढ़ता जा रहा है 6 10 15, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका हमेशा इंक्रीज होगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट में आपने क्या पढ़ा था कि ये हमेशा फिक्स रहेगा चाहे कितने आउटपुट बढ़ जाए, लेकिन एवरेज में अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करो तो ये हमेशा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा कैसे? भाई टीवीसी को डिवाइड कर दो क्यू से। 6 डिवाइड बाय 1 6, 10 डिवाइड बाय 2 5, 15 डिवाइड बाय 3 5, 24 डिवाइड बाय 4 6, 35 डिवाइड बाय 5 इज 7, ठीक है। अब देखो इसमें ये पढ़ लो, उसका शेड्यूल आपने देख लिया, आपका कर्व देख लो इसका, ठीक है। आप प्लॉट कर दोगे तो ये कौन सी शेप बन रही है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका यू शेप का होता है, ठीक है। आपको शेप ध्यान होनी चाहिए बेटा, नोट्स में ऊपर मार्क करके रखो, बोल्ड पॉइंट से मार्क करके रखो कि ये यू शेप है, वो हाइपरबोला है, ठीक है। ये चीजें ध्यान करके रखो। सो एवीसी इनिशियली फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। भाई एवीसी क्या हो रहा है कि इनिशियल पे तो फॉल हो रहा है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। वंस द आउटपुट राइजेस टिल ऑप्टिमम लेवल एवीसी स्टार्ट राइजिंग, ठीक है। अब देखो बाद में जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एवीसी राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्यों होता है मैं आपको बता दूं। स्टार्टिंग में जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है वो अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ अच्छे से मस्त काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, जहाँ पे फिक्स कॉस्ट की जरूरत है वहाँ फिक्स कॉस्ट यूज हो रही है, जब वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत है वहाँ वेरिएबल कॉस्ट यूज हो रही है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब ये बाद में राइज होता है एवीसी, वो क्यों होता है? क्योंकि बाद में जाकर प्रोड्यूसर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे ध्यान रखता है, सिर्फ लेबर को बढ़ाता चला जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट पे ध्यान नहीं रखता है। एक टाइम पे भैया आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी ना। सो यहाँ पे जाके उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये राइज होना स्टार्ट हो जाता है। देखो आप अगर एवरेज निकालते हो किसी चीज का, ठीक है, तो आपके पास एक मशीन है, ठीक है भाई। आपने बहुत महंगी मशीन खरीद ली और आप बस 10 यूनिट्स बना रहे हो उसमें से, चलो आपने बना ली। अब आपके पास ऑर्डर आ गया कि आपको 100 यूनिट बनानी है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि भाई एक मशीन पहले जो 10 यूनिट बना रही थी अब वही मशीन 100 यूनिट भी बनाएगी, ठीक है। सो ये चीज होती है। बट अगर आपका बहुत ज्यादा ऑर्डर आ जाए, एक टाइम पे आपका आ जाए कि आपको 5000 यूनिट बनानी है, आप एक मशीन पे नहीं बना पाओगे, आपको एक टाइम पे फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी। आप लेबर बढ़ाए जाओ उसका क्या फायदा है? आपको एक टाइम पे फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया। ये अच्छे से शेड्यूल बनाओ, अच्छे से कर्व बनाओ, ये सब मेंशन करना अपने एग्जाम में, ठीक है। ट्रस्ट माय वर्ड बेटा, ट्रस्ट मी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप इस तरह से पढ़ के तो देखो एक बार, ठीक है। मैं बिल्कुल अपने साइड से इतने अच्छे से कोशिश करती हूँ कि आपको कंसेप्ट बहुत आसान से आसान बना दूं, कि आपको पढ़ाई बहुत अच्छी लगने लगे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे आगे। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा इसको। मैं एवरेज कॉस्ट आपको समझाने जा रही हूँ। एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, इट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टीसी बाय टोटल आउटपुट। अब टीसी को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अब देखो एसी कैसे निकलता है भाई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो, ठीक है। लाइक एवीसी एवरेज कॉस्ट इनिशियली फॉल विद इंक्रीजिंग आउटपुट, वंस द आउटपुट राइजेस टिल ऑप्टिमम लेवल एसी स्टार्ट राइजिंग। आउटपुट हमारे पास 0 1 2 3, ये मैं एएफसी और एवीसी वही एग्जांपल लेके चल रही हूँ जो पहले मैंने आपको पढ़ाया है। सो एएफसी ठीक है आपका क्या है, इनफाइनाइट, देन 12 6 4 3 2.40। एवीसी पहले कुछ नहीं, फिर 6 5 5 6 7, ठीक है। एसी कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो, या तो ऐसे निकाल लो या फिर इसको डिवाइड कर दो टीसी डिवाइड बाय आपका टोटल आउटपुट, या फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे तब भी निकल के आ जाएगा। 12 + 6 18, 6 + 5 11, 4 + 5 9, 3 + 6 9 एंड 2.40 + 7 इज 9.40, ठीक है। अब हमने ये प्लॉट भी कर दिया, ये भी यू शेप का होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब इसके अंदर ना बेटा 3 फेजेस आते हैं। पहले आप ये देख लो, मैंने आपको एएफसी पढ़ाया, एवीसी पढ़ाया और एसी पढ़ा रही हूँ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी, हमारा ग्राफ बनता था ऐसे। देन एवीसी कैसे निकालते हैं, टीवीसी बाय क्यू, ग्राफ बनता था ऐसे। अब हम एसी निकाल रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके ग्राफ बन रहा है फिर भी ये यू शेप का। अब इसमें बेटा 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं कि पहले तो इनिशियली आपका राइज होना स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है, फिर अगेन राइज होना स्टार्ट होता है। अब पढ़ लो, फर्स्ट फेज इज व्हेन बोथ एएफसी एंड एवीसी फॉल till the level of 2 units of output, AC also fall। जब दोनों AFC और AVC फॉल होते हैं सेकेंड यूनिट तक, तब आपका AC भी आपका फॉल होता है। सेकेंड इज फ्रॉम 2 unit to 3 unit, AFC continues to fall but AVC remain constant, so AC falls due to falling AFC till it reaches its maximum point B। Fall in AFC by ₹1 is equal to rise in AVC by ₹1, so AC remains constant। पहले तो वही बात आ रही है कि पहले क्या होगा, फॉल हो रहा है, ठीक है, आपका कांस्टेंट जा रहा है, फिर राइज होना स्टार्ट हो रहा है। देख लो, आफ्टर 4 यूनिट ऑफ आउटपुट, rise in AVC by ₹1 is more than fall in AFC by ₹0.60 and therefore AC start rising। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अंदर 3 फेजेस है। अब मैं जब आपको रिलेशनशिप समझाऊंगी ना इनके बीच का, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो रिलेशनशिप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इस टॉपिक के बाद मैं उसको कराने वाली हूँ। तो ये ध्यान रखना, ये यू शेप का होता है, इसको निकालते कैसे हैं। एसी आप 2 तरह से निकाल सकते हो, फॉर्मूले साथ साथ लिख के चलो, एक तो ये और ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसे स्टार्टिंग से आप समझ चलोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं आपको करा देती हूँ बेटा रिलेशनशिप। बेटा मेरी एक बात ध्यान रखना कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि 100% एग्जाम में पूछा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी एंड एएफसी। सो क्या है रिलेशनशिप बिटवीन, सबसे पहली बात तो आपको कर्व बनाना आना चाहिए। कैसे बनाओगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, आउटपुट यूनिट्स, वाई पे लिया है आपने एसी, एवीसी एंड वेरिएबल्स, मतलब, ठीक है। अब बात करते हैं आपने क्या बनाना है। पहले आप बनाओगे एएफसी का कर्व, देन आप बनाओगे एवीसी का कर्व, देन आप बनाओगे एसी का कर्व। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया मेरे बेटा, आपको इन सब की शेप पता होनी चाहिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की क्या शेप होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवीसी की शेप होती है यू शेप और हमारा एसी की भी शेप होती है यू शेप। अब बात कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज AC curve will always lie above the AVC curve because AC at all level of output increase both AVC and AFC। आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आपका जो AC कर्व है वो AFC और AV से हमेशा ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है, इंक्लूड्स बोथ AVC एंड AFC। क्या होता है, इसमें भी ये चीज इंक्लूड होती है। AC curve will always lie above the AVC curve because
AC at all level of output include what? AVC and AFC. Second point is AVC reaches its maximum point. जब AVC अपने maximum point पे पहुंच जाता है, point B at a level of output never lower than that of AC point A, because when AVC is at its maximum point, AC is still falling because of falling AFC. अब आपको ये ध्यान रखना है, जो ये पॉइंट ए है, जब AC अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, ये जो आपका B पॉइंट है, AVC का मैक्सिमम पॉइंट, ये नीचे होना चाहिए. ठीक है, ऐसे ही बनाया मैंने, ये ऊपर है ये नीचे है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि when AVC is at its मिनिमम पॉइंट, जब मिनिमम पॉइंट पे वो होता है, तब आपका स्टिल AC आपका फॉल होता है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग AFC. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज एज द आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, द गैप बिटवीन AC एंड AVC कर्व डिक्रीजेस. ठीक है, देखो ये गैप कम होता जा रहा है ना, ये रहा, तो आपका क्या होगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा आपका इन दोनों का गैप कम होता जाएगा. द गैप बिटवीन AC एंड AVC कर्व डिक्रीजेस बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. भाई गैप कम हो जाएगा मेरे बेटा, पर कभी भी ये लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, कभी मिलेंगे नहीं. They never interact each other. It happens because the vertical distance between them is AFC, which can never be zero. ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. तो एग्जाम में आपको लिख के आना है, पूरा क्लियरली अच्छे से पॉइंट्स बना के लिख के आना है. अगर आप चाहते हो तो और अच्छे से पॉइंट्स वाइज मैं आपके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी सिर्फ इसी टॉपिक पे, रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC एंड AFC. ठीक है, बस आप ये ध्यान रखना, आपको कर आना चाहिए, आपको इनकी शेप पता होनी चाहिए, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, अपने आप लिखो. ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, तो आपको एग्जाम में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए, कब कौन मिनिमम मैक्सिमम पे पहुंच रहा है. ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको ये पूरे टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा. ठीक है, AFC क्लियरली समझ में आ गया होगा, AVC क्लियर समझ में आ गया होगा, और आपका एवरेज कॉस्ट भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो अब मैंने आपको पार्ट 1 में टोटल कॉस्ट का सब कुछ करा दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के विद शेड्यूल एंड कर्व क्लियरली समझा चुकी हूँ. पार्ट 2 में मैंने आपको एवरेज कॉस्ट के सारे टॉपिक समझा दिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. अब पार्ट 3 में आपका मैं बचा हुआ पार्ट दैट इज मार्जिनल कॉस्ट अच्छे से समझाने वाली हूँ. ठीक है, देखो मेरा मकसद है कि आपको अच्छे से समझा सकूं. ऐसा नहीं है मेरे को कि भाई फटाफट से सारे टॉपिक कंप्लीट कर दूं, नहीं बेटा, सॉरी, मेरे से ऐसे नहीं हो पाएगा. मैं चाहती हूँ छोटे जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, भाग दौड़ में नहीं पढ़ना है मेरे बेटा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज की लोड नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा सब कुछ कंप्लीट. बस जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ते जाओ, हकीकत मानो आप बहुत अच्छा अचीव करोगे अपने लाइफ में. आपकी इकोनॉमिक्स में, अभी मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रही हूँ, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूँ, फिर मैं आपकी स्टैट्स भी कराऊंगी. ठीक है, सो आई होप बेटा आपको क्लियरली सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे. सो पढ़ते रहो. मैं अगेन आपको यही बात बोलूंगी. ठीक है, अपने दोस्तों में मेरी वीडियो शेयर करो. ठीक है, जैसे बच्चे और अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि अभी बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं पहचान पा रहे हैं कि किस टीचर से हम पढ़े. ठीक है, सारे टीचर बुरे नहीं होते हैं और सारे टीचर अच्छे भी नहीं होते हैं. ठीक है, सो मैं यही बोलूंगी, चूज योर टीचर्स वाइजली. ठीक है, जो आपके हित में हकीकत में सोच रहे हैं, अपना मोटिव नहीं देख रहे हैं. मेरा यूट्यूब पे पढ़ाने का मकसद यही है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊं जिससे बच्चों को पढ़ाई में बर्डन भी ना लगे, उनका खुद से मन करे पढ़ने का, उन पे ये ना कोई कहे कि पढ़ पढ़ पढ़, खुद मन करेगा बेटा पढ़ने के, बार पढ़ के तो देखो. सो अपने दोस्तों में शेयर करो. ठीक है, जो भी नोन है आपके, जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी 11th का ही कंटेंट डाल रही हूँ, देन मैं 12th का भी डालूंगी. सो बेटा बस मैं यही कहना चाहती थी, कर्म अच्छे करते रहो, मेहनत करते रहो. जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा, मेहनत करेगा, डेली पढ़ेगा, वो कभी हार नहीं मानेगा, वो जिंदगी में हार नहीं खाएगा. ये ध्यान रखना हमेशा मेरे वर्ड्स. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो. कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर समझ में आ गए, नहीं आ गए. अगर इस वीडियो में कोई भी टॉपिक पे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर.
हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशी खुशी पढ़ते रहो। पढ़ाई में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। जो पढ़ाई से आप अचीव कर सकते हो वो किसी और चीज से नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जिस बच्चे को समझ में आ गई वो लकीली बहुत कुछ अचीव करेगा अपनी लाइफ में, बट जिसको नहीं समझ में आए वो बाद में रिग्रेट करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।